स्वागत है एक और सेशन में ओरिजिन आईएएस के। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसी पिक्चरों के बारे में जो देख के आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। पर्टिकुलरली बात करें तो ये पिक्चरें जो हैं वो हिस्ट्री और पॉलिटी से संबंधित होंगी। सबसे पहली पिक्चर जैसा आपको सामने दिख रही है वो है मंगल पांडे। जो 1857 का रिवॉल्ट शुरू हुआ था उसके रीजंस जो थे, जो उसके इमीडिएट रीजंस थे, जो स्पार्क पॉइंट थे, वो आपको इससे क्लियर हो जाएंगे और किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी। क्या वो रूमर जो फैला 12वीं का एनसीईआरटी में 12वीं में एक चैप्टर है जिसमें बहुत ही क्लियरली ये चीज़ समझाया गया कि ये जो रूमर्स और ये शुरुआत कैसे होती है। थीम 3 जो किताब है आपकी, थीम नंबर 3 उसमें, और उसको पढ़ने के बाद एक विजुअल मेमोरी बनाने के लिए, एक विजुअल रिवीजन के लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं विजुअल रेमिनिसेंस के लिए। दूसरी पिक्चर जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया है। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 और 13 आप देखेंगे जिसमें बात करी जाती है, और कुछ हद तक 14 नंबर का जो चैप्टर है वो भी। तो 12, 13 और 14 नंबर के जो चैप्टर हैं इसमें इन्हीं पिक्चरों के ऊपर चर्चा करी जाती है। जो भी सुभाष चंद्र का रोल था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो रोल है, और गांधी की आइडियोलॉजी और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंसेस है। कांग्रेस के जो सेशंस हुए उसके हिसाब से आप बात कर सकते हैं। उनने उसके बाद जो फौज बनाई, आज़ाद हिंद फौज, उसके बारे में आपको पता चलेगा, और कैसे उनकी डेथ होती है और तमाम चीज़ों को किस तरीके से रोक किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको इस पिक्चर से समझ में आ जाएंगी। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम ये सारी जो भी पिक्चर्स देख रहे हैं ये इसीलिए देखें ताकि हमें चीज़ें लिंक करने में आसानी हो जाए, एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सके आप। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स इस तरीके से, तो आप अगर चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके साथ में आपकी एक विजुअल मेमोरी बनती है, आप कैरेक्टर्स को भी समझते हैं, उनकी पर्सनालिटी को समझते हैं, तो मज़ा आ जाएगा। तीसरी पिक्चर जिसकी मैं बात करूंगा, गांधी टू हिटलर। आपको मालूम है कि एक लियासन चलता था, बहुत से लेटर्स लिखे गए हैं गांधी के द्वारा हिटलर को, और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी सेकंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है, उस टाइम पे क्या सिनेरियो चल रहा था, गांधी का क्या स्टैंड था फासिज्म और नाजिज्म को लेके, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो वो चैप्टर नंबर 13 जो है एनसीईआरटी 12वीं क्लास, थीम नंबर 3, वो आप पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि जब बात कर रहे हैं हम 1942 की, जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी गई थी गांधी के द्वारा, तो क्या सोचा गया था बैकग्राउंड में, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके दिमाग में क्या चल रहा था। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है द मर्डर ऑफ गांधी। इससे आपको पता चलेगा कि क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उस समय पे, कितने दंगा फसाद चल रहा था। जो 1947 जैसे हमें आज़ादी मिलती है उसके बाद 30 जनवरी 1948 को असैसिनेशन हो जाता है गांधी जी का। इस दौरान इस पूरे साल भर में क्या सिनेरियो था, इसके साथ में आपको पता ये भी चलेगा कि जो परपेट्रेटर है, जो मर्डर है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उसके दिमाग में किस तरीके के इंप्रेशन बन रहे थे। उनको ये लगता था कि मुस्लिम्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं गांधी, और इस तरीके की बात करी जाती थी, अपीजर ऑफ मुस्लिम का एलिगेशन लगाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इस पिक्चर से समझ में आ जाएंगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है जिससे सवाल उठ के आते रहते हैं किसी भी तरीके से। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए अगर आपको आइडिया चाहिए उसके लिए आप संविधान पढ़ें। संविधान मतलब सही मायने में 1947 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट्स चल रहे थे, किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे, राइट्स ऑफ पीपल की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स, अडल्ट फ्रेंचाइज, ये सारी चीज़ों को इस पर्टिकुलर पिक्चर में डिस्कस करा गया है। तो ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं। अगली एक और इम्पॉर्टेंट जो एक वेब सीरीज के तौर पे देखी गई है वो है आपकी प्रधानमंत्री। ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस से संबंधित है और इसमें बात करी जाती है 1951 से शुरू होते हैं। सही मायने में देखें तो 1948 में जब वो प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करना था तब से ये कहानी चालू होती है। नेहरू एज अ प्राइम मिनिस्टर आते हैं और उसके बाद जो भी आसपास की कहानियां हैं, प्रिंसली स्टेट्स, आपको पता है लगभग 562 के आसपास रियासतें थी जब भारत आज़ाद हुआ था। उस समय पे बहुत ज़रूरी था कि एक करा जाए, यूनिफाई करा जाए भारत को, और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, इन सब का क्या रोल था और उसके आगे आने वाले प्रधानमंत्रियों के साथ क्या सिनेरियो रहा है पूरे देश का, उसके लिए ये पर्टिकुलर वेब सीरीज है जो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस का बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर कर देगा। लगान। अभी लगान पिक्चर क्यों देखें, लगान पिक्चर आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है ये आप समझें। लगान से आपको पूरी पिक्चर से ये नहीं देखना है कि सही में क्रिकेट का मैच हुआ था, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या सिस्टम हो गया था। एक तरीके से राजा जी हैं, राजा जी जो है वो पावरलेस हैं, पूरा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पास है।
दूसरी चीज़ आपको यहाँ से समझने की ज़रूरत है, जो सेटलमेंट्स, जो रेवेन्यू जनरेशन के तरीके निकाले गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस किस प्रकार के थे। नंबर 1 आपने देखा होगा, सबसे पहले आता है परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 के आसपास लाया जाता है। परमानेंट सेटलमेंट के बाद आप देखेंगे कुछ इलाकों में बाद में जब जीते गए कुछ इलाके, तो वहाँ पर रैयतवारी आता है, रैयतवारी आएगा, फिर महलवारी आएगा। इस तरीके से अलग अलग सेटलमेंट्स को लाया गया था। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत यह है कि कौन सी जगह पे कौन सी सेटलमेंट आई, उसके पीछे कारण क्या थे कि ये वाली पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ सेटलमेंट आया, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। और ये भी एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी थीम नंबर 1 में ये चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। इस चीज़ को भी आप बहुत अच्छे से समझें, तब आपको और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होने वाली है। बात करें अब ये जो पिक्चर है मनी करने का, आप अगर कंगना रनौत के फ़ैन हैं या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सही मायने में आपको ये पिक्चर देखनी है यूपीएससी एस्पिरेंट के नज़र से, जो 1857 में और उसके पहले जो डिप्लोमेटिक तरीके थे किसी भी पर्टिकुलर सत्ता को, किसी भी पर्टिकुलर किंगडम को हड़पने के, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, वो अपने साथ अपने तरीके लेके आते हैं, डिप्लोमेटिक तरीके लेके आते हैं। यहाँ पर 1857 के आसपास डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया था ब्रिटिश राज। और ये जो अनपॉपुलैरिटी थी, इसी वजह से आप देखेंगे ये पूरी 1857 का जो रिवॉल्ट होता है, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, ये लड़ा जाता है। इसको आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी जगह से कौन सा लीडर इमर्ज करता है। जैसे लखनऊ की बात करें, या फिर हम दिल्ली की बात करें, या फिर बिहार की बात करें, झांसी की बात करें, अलग अलग जगह से लीडर्स इमर्ज होते हैं। तो उन सब की बात हमें यहाँ इस पिक्चर में देखने मिलेगी, वहाँ की सिचुएशंस देखने मिलेगी, और कैसे इस रिवॉल्ट को सप्रेस करा जा रहा है, धोखेबाजी कहाँ हो रही है, और वो सारी चीज़ें हमें इस पिक्चर से समझ में आ जाती हैं। अगली पिक्चर सरदार, जैसे मैंने आपको बताया कि 562 के आसपास रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे ही हम इंडिपेंडेंट होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्हीं ने आज जो इंडिया को आप देखते हैं एक यूनिफाइड नेशन के तौर पे, उसका पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से पोर्टफोलियो संभाल रहे थे। तो पहली बात, वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। साथ में होम मिनिस्ट्री भी उन्होंने संभाली, और यूनिफिकेशन का जो पूरा काम है वो इनके द्वारा किस तरीके से करा गया, क्या उनके तरीके थे, कहाँ पर, कहीं पर वो डिप्लोमेसी का यूज़ करेंगे, कहीं पर वो फोर्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे हैदराबाद की बात करी जाए तो हैदराबाद में उन्होंने फोर्स का यूज़ किया ऑपरेशन पोलो के तौर पे। इस तरीके की चीज़ों को देखने के लिए ये पिक्चर बहुत शानदार है, इसको आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। रंग दे बसंती, अभी रंग दे बसंती आपको कहाँ काम आ सकती है ये मैं आपको बता दूं। तो जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं, जब आपसे पूछा जाए पॉलिटिक्स के बारे में, या फिर आपसे पूछा जाए करप्शन के बारे में, तो इन सारी जगह पर आपको ये पिक्चर बहुत काम दे सकती है। आप इस पिक्चर को एज ए स्टोरी दिखा सकते हैं, और आप ये बात भरोसा मानिए कि बहुत सी पिक्चरें जो आपकी बनाई गई हैं, चाहे आप बात करें गदर, एक जो पिक्चर आई है गदर एक प्रेम कथा करके, आपने जो पिक्चर देखी होगी, या फिर इस तरीके की बहुत सी पिक्चरें जो हैं, वो उसकी पूरी स्क्रिप्ट तो नहीं, लेकिन उसका जो मेन फ्रेम है स्टोरी का, वो एनसीईआरटी की किताबों में साफ साफ आपको पढ़ने मिलेगा। रंग दे बसंती भी उनमें से एक ऐसी पिक्चर है जिसमें आप बहुत सारे जो चीज़ें हैं, अगर मान के चलिए कोई भी डील होती है, कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं, एक नेशन दूसरे नेशन से कोई इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कोई वेपन्स खरीदता है, तो उसमें क्या डील्स होती हैं, क्या उसके रिपरकशंस होते हैं, आफ्टर मैथ्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। साथ में हम यूथ का भी रोल समझ सकते हैं इससे, क्योंकि सवाल ऐसे भी आते हैं कि यूथ का क्या रोल है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो इंडिया का सबसे ज़्यादा है उसका क्या रोल है, वो भी यहाँ पर समझ में आता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पिक्चर जो आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि गांधी एज ए पर्सनैलिटी आपको मालूम है हमारे राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ द नेशन है, उसके साथ में उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हटके है। उनको पर्सोनिफाई करना, उनके रास्ते पे चलना बहुत बड़ा इशू है। इशू क्यों है? क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑस्टीर लाइफ जीते थे कि अगर धोती वो बाहर पहने तो अंदर भी धोती पहने। वो डबल मास्ड पर्सनैलिटी नहीं थे, जैसे अंदर है वैसे बाहर थे, और ऐसा होना आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। किस तरीके से वो साउथ अफ्रीका में लाठी खाते जा रहे हैं, किस तरीके से वो जब इंडिया आते हैं तो ये पूरा आंदोलन शुरू करते हैं और भारत को आज़ाद कराते हैं। ये पूरा रास्ता दिखाया गया है इस पिक्चर में 1982, और इसमें जो रोल है बेन किंग्सले का वो भी बहुत शानदार है। आपको इस पिक्चर को देखना चाहिए, और पेन कॉपी के साथ देखना और ज़्यादा अच्छा होगा। बात करें हम इसके बाद बी आर अम्बेडकर की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1932 में जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, अवार्ड करा गया था दलित्स के लिए।
लेकिन उसके बाद 1932 में आपको मालूम है पूना पैक्ट होगा। पूना पैक्ट के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह ख़त्म करके रिजर्व्ड सीट्स को बढ़ा दिया जाता है। 74 के आसपास जो रिजर्व्ड सीट थी उनको 140 प्लस कर दिया जाता है। आई एम नॉट वेरी श्योर विद द नंबर। तो वो चीज़ रिजर्व्ड सीट्स बढ़ा दी जाती है दलित्स के लिए। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत जगह पर रोल है। सबसे पहले आप देखेंगे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पर रोल है। महार सत्याग्रह के बारे में भी इसी पिक्चर में दिखाया है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट के बारे में इस पिक्चर में दिखाया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या रोल था, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से इस पिक्चर में दिखाया है। और इसके अलावा जब 5 लाख के आसपास जो दलित थे उनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया, वो सारी चीज़ें भी दिखाई हैं। मतलब पॉलिटिकल एंगल भी काफ़ी अच्छे से डील किया गया है। एक और पिक्चर जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप जानते हैं कि अभी भी जो इंडियन सोसाइटी उसमें कास्ट, रिलीजन, क्रीड, इन सब से संबंधित बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और इन्हीं सब की वजह से बहुत सारे जो क्राइम्स हैं वो लोअर कास्ट के खिलाफ होते हैं। अब क्राइम में आप रिसेंट केस देख लीजिए तो जो हाथरस का केस हुआ वो बहुत ही रिसेंट है। और इस तरीके के बहुत से केसेस जो होते हैं, बहुत से तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। और वो सब क्यों हो रहे हैं? जब राइट टू इक्वालिटी है हमारे पास, जब सबको इक्वल राइट्स की बात करी जाती है। आर्टिकल 14 कहता है कि सब इक्वल हैं लॉ के सामने। उसके बाद आर्टिकल 15 भी है। इस तरीके से हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं वो आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अब आपको मालूम है कि एक समय एक वैक्यूम जनरेट हो गया था। जैसे 1920 के बाद ये जो आपका खिलाफत मूवमेंट हुआ, खिलाफत मूवमेंट के साथ आपने नॉन कोऑपरेशन भी कर लिया, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं गांधी जी जेल में चले जाते हैं 1922 के बाद, जो काकोरी कांड होता है उसके बाद। तो एक वैक्यूम आ जाता है। वो जो वैक्यूम है वो भरा जाता है रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको द्वारा। अब इन्हीं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में किस तरीके से भगत सिंह जो है वो अपने वोकेशन को फाइंड करते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। और फिर सारी चीज़ें चलेंगी। वो कैसे सरकार को जागरूक करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए जो असेंबली होती है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। ऐसी जगह पे वो बॉम्ब फोड़ते हैं जहाँ पर लोगों को हानि ना पहुँचे लेकिन उनकी बात साफ साफ पहुँच जाए। ये पूरी चीज़ें आपको इस पिक्चर में देखने मिल जाएंगी। साथ में एक पगड़ी समाल जट्टा करके एक गाना है इसमें। ये जो पगड़ी समाल जट्टा है ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि भगत सिंह, उनके चाचा लोग चलाया करते थे अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अभी जो रिसेंट फार्मर क्राइसिस वगैरह हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो जाता है कि आम मासेस की बात हो, रेवोल्यूशनरी इश्यूज जो होते हैं उसमें भी भगत सिंह बहुत बड़ा सिंबल बनते हैं और उनके आइडियाज़ के ऊपर सवाल आ सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में आप देखिए 2018 के आसपास जो सवाल आए वो पर्सनालिटी बेसिस पे आए थे, जब लाला लाजपत राय के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा भी पर्सनालिटी के ऊपर सवाल आते रहते हैं। तो ज़रूरी है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो मेजर पर्सनालिटीज़ हैं उनको जानते रहें। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।